हेलो फ्रेंड्स, क्लासरूम में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। फ़िलहाल हमने कल या पिछली अपनी कक्षा में चर्चा किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर उसका विकास कैसे हुआ। आज हम उसके ही अगले टॉपिक पे बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था कि जो अद्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत किन वैज्ञानिकों ने या किन संस्थानों ने अपने अपने मत दिए। आज हम द्वैतवादी संकल्पना पे चर्चा करेंगे। द्वैतवादी संकल्पना का अर्थ है कि ये इस संकल्पना में क्या है कि ये अद्वैतवादी संकल्पना या उस विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। अद्वैतवादी परिकल्पना कहती थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति या उसका विकास जो है वो एक ही तारे से हुआ है या एक ही खगोलीय पिंड से हुआ है। लेकिन द्वैतवादी संकल्पना में वैज्ञानिकों का तर्क है कि ये इसमें जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो दो तारों के संयोग से हुआ है या फिर दो खगोलीय पिंडों के मिलने से हुआ है या उनके कुछ उनमें ऐसे कुछ प्रक्रियाएं हुई, कुछ घटना घटित हुई कि पृथ्वी की या फिर अन्य ग्रहों की जो है वो उत्पत्ति हुई। अद्वैतवादी सिद्धांत को बाईपेरेंटल हाइपोथेसिस अद्वैतवादी परिकल्पना को जो है वो पेरेंटल हाइपोथेसिस कहते थे, जबकि ये डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस या फिर द्वैतवादी परिकल्पना को जो है बाईपेरेंटल हाइपोथेसिस कहते हैं। बाईपेरेंटल हाइपोथेसिस के अंतर्गत कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए, जिनमें चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना और जीन जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना जो है वो महत्वपूर्ण है। आज हम उन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके अलावा भी कुछ अन्य वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने मत दिए या फिर अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनके बारे में या फिर उनका केवल नाम जान लेंगे, क्योंकि हालांकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है और फिर भी हम उनको जान लेंगे। उसके अलावा हम आधुनिक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। आज आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत एक बिग बैंग थ्योरी आती है और स्थिति सिद्धांत आता है। बिग बैंग थ्योरी की भी हम चर्चा आज विस्तार से ही करेंगे। अगर आगे फिर बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। आप लोग अपने नोट्स बनाते जाइएगा। चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन महोदय ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी एक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने बताया, चैम्बरलिन महोदय ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है किसी गर्म तप्त नेबुला से नहीं हुई है, किसी तप्त नेबुला या निहारिका से नहीं, बल्कि एक ठोस पिंड से हुआ है, इनका कहना था। हालांकि जो अद्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत जिन वैज्ञानिकों को भी हमने पढ़ा, उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो एक तप्त निहारिका से हुआ है, गैसीय निहारिका से हुआ, जबकि चैम्बरलिन महोदय और मोल्टन महोदय ने बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो किसी तप्त निहारिका से नहीं बल्कि ठोस पिंड से हुआ है। इन्होंने बताया कि एक ठोस पिंड था। इन्होंने बताया कि एक ठोस पिंड था और ये एक सन था हमारा। हालांकि इसको उन्होंने विशाल तारा कहा। एक बड़ा सा तारा था जिसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा था और ये हमारा सन है। इसको मैसिव स्टार कहते हैं, मैसिव स्टार। इन्होंने बताया कि ये जो मैसिव स्टार या विशाल तारा जब सूर्य के पास से होकर गुजरा, इन्होंने बताया कि जब ये मैसिव स्टार जो है वो सूर्य के पास से होकर गुजरा तो सूर्य के धरातल से असंख्य कण जो हैं वो टूटकर अलग हो गए। इन्होंने बताया कि जब ये मैसिव स्टार सन के पास से होकर गुजरा तो इसके जो धरातल से, सूर्य के इस सतह से या धरातल से असंख्य कण जो है वो टूटकर अलग हो गए और इसी कक्षाओं में, इसकी आकर्षण शक्ति के कारण इस कक्षाओं में चक्कर लगाने लगे। ये इन कक्षाओं का चक्कर लगाने से क्या हुआ कि उन पदार्थों में बहुत अधिक संकेंद्रण हुआ, उन पदार्थों का संकुचन हुआ और धीरे धीरे ग्रह, उपग्रह आदि जो भी खगोलीय पिंड हैं उनका निर्माण हो गया। ये इस निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही हमारी पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई। इस परिकल्पना में इन्होंने महासागरों की उत्पत्ति, पर्वतों की उत्पत्ति, महाद्वीपों की उत्पत्ति, उसके अलावा इन्होंने वायुमंडल की उत्पत्ति, अन्य काफ़ी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास किया, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी रह गईं जो चैम्बरलिन महोदय या फिर मोल्टन महोदय बताने में असमर्थ रहे। हम चर्चा करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें थी जो ये बताने में असफल रहे। चैम्बरलिन महोदय ने बताया
कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो एक ठोस पिंड से हुई है, ना कि तप्त निहारिका से, नेबुला से नहीं हुई है। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि जो ग्रह हैं वो प्रारंभ से ही ठोस अवस्था में ही थे। लेकिन ऐसा नहीं है, जब पृथ्वी प्रारंभ में क्या थी कि तरल अवस्था में थी, पृथ्वी एक गर्म आग का गोला थी। तो जबकि इनकी बाकी परिक्रमा में भी क्या हुआ कि परिक्रमा करते करते जो इन्होंने बताया कि जो ठोस कण थे वो संकेंद्रित हो गए और पृथ्वी या फिर अन्य ग्रहों का निर्माण हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि जो पृथ्वी थी वो प्रारंभ में तरल अवस्था में थी। इन्होंने क्या किया कि जो सूर्य के परिभ्रमण की जो भी नियम दिए या फिर जो भी तथ्य रखे, उनमें कुछ गलत नियमों का इन्होंने अनुप्रयोग किया। उसके अलावा इन्होंने ये भी नहीं बताया, ये बताने में ये असमर्थ रहे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई केवल 9 ग्रह ही बन पाए, या फिर सूर्य के जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में केवल 9 ग्रह ही क्यों चक्कर लगा रहे हैं। अगली चर्चा हम करते हैं जीन जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। जीन जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना में कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य हैं। इन सभी वैज्ञानिकों से इतर उन्होंने बताया कि सूर्य या फिर मैसिव स्टार ही नहीं था, बल्कि कुछ और भी चीज़ें थी जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या अन्य गैस जो भी ग्रह हैं उनका विकास हुआ। जीन जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी लिखते जाइएगा। सन 1919 में जीन महोदय ने जेम्स जीन्स ने बताया, सन 1919 में जेम्स ने बताया कि पृथ्वी ये सन था और ये मैसिव स्टार था। हालांकि मैसिव स्टार का जो द्रव्यमान है वो अधिक था, तो इनमें जो भी आकर्षण शक्तियाँ रही होंगी ये काफ़ी सन से अधिक रही होंगी। जीन महोदय ने बताया या फिर जेम्स जीन्स ने बताया कि जो मैसिव स्टार में क्या हुआ कि जब मैसिव स्टार सूर्य के नज़दीक आया और यहाँ से इसके नज़दीक से होके गुजरा, तो क्या हुआ कि सूर्य में क्या हुआ कि कुछ ज्वारीय उद्भेदन हुआ और इसका जो है सतह है वो फिलामेंट के रूप में सिगार नुमा खिंच गया। जेफरीज में तो नहीं, जीन महोदय ने बताया ये कि जब मैसिव स्टार सूर्य के निकट से गुजरा तो इसकी सतह जो है वो फिलामेंट के रूप में खिंच गई। ये मैसिव स्टार हो गया और ये सन हो गया और ये सिगार नुमा जो है वो खिंच गया। इन्होंने बताया कि सूर्य की सतह जो है वो सिगार नुमा ज्वारीय उद्भेदन से क्या हुआ कि ये सिगार नुमा खिंच गया, फिलामेंट के रूप में खिंच गया। और धीरे धीरे ये जो फिलामेंट रूप से खिंचा हुआ ये जो भाग है, ये जो पदार्थ हैं, ये टूटते गए और सूर्य की कक्षाओं में चक्कर लगाने लगे। जेफरीज ने बताया कि जैसे जैसे ये टूट के एकत्रित होते गए, उन्होंने ग्रहों का निर्माण किया या फिर अन्य जो भी उपग्रह है उनका निर्माण किया। और ये सारी बातें इन्होंने उसी मोल्टन के ही संकल्पना के अनुसार कहा, जबकि ऐसा नहीं था। आगे 1929 में करीब लगभग 10 साल बाद इसी परिकल्पना में संशोधन करते हुए 10 साल बाद जो है जेफरीज महोदय ने बताया कि एक मैसिव स्टार था, एक सन था। केवल यही 2 खगोलीय पिंड नहीं थे, बल्कि एक और स्टार था। एक ये मैसिव स्टार था, एक सन हमारा स्टार था, और एक जो है एक और स्टार था जो सूर्य का साथी तारा था। जेफरीज ने बताया कि एक सूर्य का साथी तारा था जो सूर्य के लगभग पास में ही स्थित था। जब ये मैसिव स्टार उसके साथी तारे के पास से होकर गुजरा, उन्होंने क्या बताया कि जेफरीज महोदय ने कि जब ये मैसिव स्टार सूर्य के पास से होकर गुजरा तो इसमें क्या है कि इसकी सतह से बहुत सारे पिंड जो हैं, छोटे छोटे कण जो हैं वो टूट के अलग हो गए। हालांकि जो सूर्य है वो इस सारी प्रक्रिया से अछूता रहा। जेफरीज महोदय ने क्या बताया कि जो मैसिव स्टार है वो साथी तारे के करीब से होकर गुजरा तो इसकी सतह से क्या हुआ कि असंख्य छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे वो टूट के अलग हुए, जबकि जो सन है, सूर्य है, उस प्रक्रिया में उसका कोई रोल नहीं था, वो अछूता ही रहा इस प्रक्रिया से। और जो ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में आके चक्कर लगाने लगे, क्योंकि जिस सूर्य का द्रव्यमान था वो उस साथी तारे से कहीं अधिक था, और जिसका द्रव्यमान अधिक है उसमें आकर्षण शक्तियाँ अधिक होंगी।
अतः उसका घनत्व अधिक होगा। घनत्व अधिक होगा तो फिर द्रव्यमान अधिक होगा तो घनत्व भी अधिक होगा। जेफरीज की परिकल्पनाएं काफ़ी हद तक ये बताने में सफल रही कि इन्होंने क्या, इनकी दूरी क्या थी, इनकी ग्रहों के और उपग्रहों के मध्य की दूरी क्या थी, या बाकी बहुत सारे प्रयास इन्होंने इसके इतर किए हैं विकास के, जबकि ये बताने में असफल रहे या असमर्थ रहे कि ऐसे कौन से कारण थे कि इन्होंने उन पिंडों में या उन तारों में जो है टक्कर की संभावनाएं उत्पन्न हुई। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो उन तारों का अस्तित्व कहाँ से हुआ, इनके दूरी कहाँ थी। बस इन्होंने इनके आकार, प्रकार और रचना के बारे में काफ़ी हद तक कुछ जानकारियाँ दी। जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने मत द्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत रखी। इनके अलावा कुछ अन्य वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको केवल हम नाम से याद रखेंगे कि इतना पता रहे कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं हैं। एक रसेल की द्वैतारक परिकल्पना है। द्वैतारक से समझ में आ रहा है कि इन्होंने भी दो तारे की ही बात कही। रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक और इसके अलावा ऑटो स्मिट की अंतरतारक ध्रुव परिकल्पना, ऑटो स्मिट अंतरतारक ध्रुव परिकल्पना, ये सब आप लोग नोट करते जाइए। उसके अलावा है फ्रेड होयल व लिटिल्टन की अभिनव तारा परिकल्पना। फ्रेड होयल व लिटिल्टन की अभिनव तारा परिकल्पना। इन परिकल्पनाओं का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चर्चा करते हैं आधुनिक परिकल्पना की। ये परिकल्पनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित द्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत आते हैं। इन वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो दो तारों के संयोग से हुआ है, या उनमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं या उससे कुछ घटनाएं हुई कि जिसमें पृथ्वी या फिर अन्य ग्रहों के निर्माण में भाग लिया। तो आज द्वैतवादी परिकल्पना की बात या द्वैतवादी मतों की बात खत्म होती है। अब हम अगली चर्चा करते हैं आधुनिक परिकल्पना की। आधुनिक परिकल्पना के अंतर्गत हम आज बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की और स्थिति सिद्धांत की। बिग बैंग थ्योरी काफ़ी लोग आप परिचित होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग परिकल्पना है। ये एक ऐसा थियरी है जिसने ब्रह्मांड के काफ़ी हद तक बहुत सारे रहस्यों को खोल दिया। बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। आधुनिक परिकल्पना, आधुनिक सिद्धांत। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या फिर ब्रह्मांड को समझने के लिए केवल पृथ्वी के विकास तक सीमित न रहकर उन्होंने आकाशगंगाओं, सौरमंडल या फिर अन्य चीज़ों की जानकारी पाने के लिए उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी विस्तृत जो भी समझ बनाने के लिए उन्होंने अपनी जो खोज है या फिर जो शोध है वो जारी रखा। एक वैज्ञानिक हुए जॉर्ज लेमेत्रे ने अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की। हालांकि ये परिकल्पना नहीं, ये सिद्धांत हो गया है। उन्होंने अपने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी प्रतिपादित की। इसको एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, अर्थात ये एक प्रकार का ब्रह्मांड में विस्तार से संबंधित है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं।
जो बिग बैंग थियरी है, बिग बैंग थियरी में उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होता जा रहा है। ऐसे कौन से कारण थे कि बिग बैंग का मतलब है कि एक सघन पिंड था। लेमेत्रे बताते हैं, जॉर्ज लेमेत्रे बताते हैं कि एक सघन पिंड था जिसमें अचानक से क्या होता है कि विस्फोट होता है। एक सघन पिंड था जिसमें विस्फोट हो गया और संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हो गया, जिसमें लाखों आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाओं में सौर मंडल है, सौर मंडल में ग्रह हैं। उसी में से एक सौर मंडल, उसी में एक आकाश गंगा हमारी मंदाकिनी है। मंदाकिनी में सौर मंडल हमारा सूर्य है, और हम उस सौर मंडल का हमारा एक सौर परिवार है जिसमें हमारी पृथ्वी अवस्थित है। इन सारी बातों को उन्होंने काफ़ी विस्तृत तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। हालांकि इस परिकल्पना को आगे काफ़ी विस्तृत ढंग से वेगनर ने बताया कि ऐसा आगे क्या हुआ कि पूरी पृथ्वी का जो वर्तमान का जो विश्व दिख रहा है, ऐसे क्या कारण थे कि जो वर्तमान विश्व महाद्वीप और महासागरों में परिवर्तित हो गया। तो हम चर्चा करते हैं जॉर्ज लेमेत्रे के बिग बैंग सिद्धांत पे। उन्होंने बताया कि एक सघन पिंड था जिसमें क्या हुआ कि विस्फोट हो गया। लेमेत्रे ने बताया कि एक सघन पिंड था, एक कणकीय अवस्था में एक ठोस पिंड था जिसमें अनंत ऊर्जा थी, जिसमें इनफाइनाइट हीट थी, इनफाइनाइट एनर्जी थी, और इनफाइनाइट जो है उसकी डेंसिटी थी, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। इस एक सघन पिंड, एक सरसों के दाने के आकार का एक सघन पिंड था जिसमें अनंत ऊष्मा थी, अनंत इसका घनत्व था और अनंत ऊर्जा थी। इस सब में ऐसा क्या हुआ, उन्होंने बताया कि ये सरसों के दाने के आकार का पिंड 10⁻⁻43 सेकेंड्स में लगभग अंगूर के दाने के आकार का हो गया। इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कोई घटना घटित हुई कि एक मटर के दाने के एक सरसों के दाने के आकार का एक पिंड जो है वो 10⁻⁻43 सेकेंड्स में वो अंगूर के दाने के आकार का हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस पिंड में लाखों गुना वृद्धि हुई। एक सरसों के दाने से अंगूर के दाने तक की वृद्धि का मतलब है कि इस पिंड में जो है वो लाखों गुना वृद्धि हुई। एक कणकीय अवस्था में कोई पिंड था जो अंगूर के दाने के बराबर हो गया। अगले 10⁻32 सेकेंड्स में ये जो अंगूर नुमा पिंड था वो गाढ़ा क्वार्क की भांति हो गया और तरल जो यूनिवर्स है वो गाढ़ा होकर फैलने लगा। अगले 32 सेकेंड्स में क्या होता है, 10⁻32 सेकेंड्स में क्या होता है कि जो यूनिवर्स है वो गाढ़े सूप की भांति फैलने लगा। मतलब क्या है कि बिग बैंग थियरी को क्या कहते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। जो बिग बैंग थियरी है इसको महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। और काफ़ी हद तक ये एक भ्रम है कि लोग कहते हैं कि ये महाविस्फोट में विस्फोट नहीं होता। ऐसा नहीं था कि कोई पिंड था जिसमें अचानक से विस्फोट हो गया और फट गया, वो ऐसा कुछ नहीं था। ये जो है ये ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और बिग बैंग थियरी कहती है कि जो यूनिवर्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यूनिवर्स में जो विस्तार है वो अभी भी जारी है। तो होता क्या है कि ये यूनिवर्स जो है वो बढ़ता गया। 10⁻43 सेकेंड में जो है ये अंगूर नुमा हो गया और अगले 10⁻32 सेकेंड्स में क्या हुआ कि ये यूनिवर्स है वो गाढ़े सूप की भांति फैलने लगा और एक क्वार्क के रूप में का निर्माण होने लगा। लगभग 3 लाख तक क्या हुआ कि वर्ष तक क्या हुआ कि ये प्रक्रिया चली। अगले 3 मिनट में क्या हुआ कि जो इसका टेम्परेचर था वो 10⁻23 डिग्री सेंटीग्रेड से 10⁻5 और 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हुआ क्या कि जो इस पिंड का टेम्परेचर जो था वो 10⁻27 डिग्री तक सेल्सियस तक था। 10⁻27 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर था, जो अगले 3 मिनट में गिरकर 10⁻5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया। हालांकि ये जो प्रक्रिया थी बिग बैंग की या फिर ब्रह्मांड के निर्माण की, ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी। कोई भी जो खगोलीय प्रक्रियाएं होती हैं वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती हैं। तो क्या हुआ कि अगले 10 साल तक जो हुआ कि ये ठंडी होती गई। ये जो ब्रह्मांड की जो भी संरचना थी वो अगले 10 साल तक इसमें ये प्रक्रिया चली और ये धीरे धीरे ठंडा होता गया। हुआ क्या कि इसमें क्या हुआ कि फिर इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने स्टार्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनना प्रारंभ हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण हुआ। ये प्रक्रिया क्यों हुई? अब समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसलिए बने क्योंकि ये जो परमाणु के मूल कण हैं। तो पहले क्या हुआ कि परमाणु के अगले जो भी समय अगले 10 साल लगे हैं उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ, अर्थात मूल कणों का निर्माण हुआ। इन मूल कणों के निर्माण के बाद ये पहला जो परमाणु बना वो हाइड्रोजन का परमाणु बना, हाइड्रोजन से हीलियम बना। जैसे जैसे ये ठंडा होता गया, हीलियम का निर्माण हुआ। ये जो था ये विस्फोट के बाद ये है ये निर्माण का या विकास का प्रथम चरण था। ये विकास का प्रथम चरण था और वो इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो है आकाश गंगाएं बनी। आकाश गंगाओं में जो है सौर मंडल बने या फिर तारा मंडल बना। उसी में हमारी भी एक आकाश गंगा थी जिसमें तारा मंडल हमारा सौर मंडल हुआ, सूर्य हुआ और सौर मंडल में हमारा पूरा सौर परिवार आ गया। इस परिकल्पना में क्या हुआ कि कैसे मान लें कि ये जो बातें कही गई ये सत्य होंगी। तो हबल टेलीस्कोप के माध्यम से एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो लगातार जारी है। हबल टेलीस्कोप के माध्यम से क्या हुआ कि एडविन हबल ने बताया कि जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से अभी भी दूर जा रही हैं। समय बीतने के साथ क्या हुआ कि वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो आकाश गंगा क्या होती है? जैसे कि आकाश गंगा क्या होती है, इसमें कुछ टर्म्स है। जैसे मैंने उधर बात की थी ग्रहाणु परिकल्पना की, जो मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना थी, उसमें ग्रहाणु का मतलब हो कि किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी पिंड या किसी भी पदार्थ के माध्यम से ग्रह को बना पाने की क्षमता जो है ग्रहाणु कहलाती है। इसमें आकाश गंगा का मतलब होगा लाखों तारा मंडलों का समूह। तारा मंडल मतलब बहुत सारे जिसमें तारे हों, लाखों तारा मंडल हो, उसका समूह आकाश गंगा कहलाती है। तो ये अभी हम बात करते हैं इससे क्या हुआ कि निर्माण होने लगा और हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हाइड्रोजन से हीलियम बनने का मतलब है कि ये जो है नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो गया। नाभिकीय संलयन का मतलब है कि जिस भी माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ये ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन से ही सूर्य की किरणें हमारे यहाँ तक आती हैं और सूर्य में इतनी ज़्यादा जो ऊष्मा है, इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर लगभग 15,000 करोड़ तक है, 1500 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, वो केवल नाभिकीय संलयन से ही होता है। तो ये जो है ये प्रारंभिक विकास का चरण था। उसके बाद जो है आज भी पृथ्वी का जो विकास है वो जारी है और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी परिकल्पनाएं लेमेत्रे ने दी, एडविन हबल ने उसकी पुष्टि कर दी। लेकिन वेगनर महोदय ने क्या किया कि इसकी विस्तृत व्याख्या अपने तरीके से की। वेगनर ने क्या बताया? वेगनर ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ बातें बताई। हालांकि इन्होंने कैसे बताया, आप जैसे समझिए कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, जैसे कि एक स्टेट हो गया। एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो इन डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये एक आकाश गंगा है, ये एक स्टेट हो गया, अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड हो गया, ये एक स्टेट हो गया, ये आकाश गंगा है। इस आकाश गंगा में तारा मंडल हो गया। ये तारा मंडल किसी का तहसील हो सकता है। उसके बाद ये तारा मंडल के बाद ये कोई पर्टिकुलर ग्रह हो सकता है, जिसमें हमारी पृथ्वी हो गई। हम मान लिए ये पृथ्वी होती है तो ये हमारा सौर मंडल हो गया, ये आकाश गंगा जो मंदाकिनी या दुग्ध मेखला है, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड हो गया। तो इस प्रकार जैसे ये पृथ्वी हो गई तो लोगों का अपना अपना गांव मान लीजिए। तो इस प्रकार जो है ऐसे बटे हुए हैं। इस प्रकार आपको समझने में आसानी होगी। एक केवल उदाहरण था, आप ट्रिक पे नहीं जाइए, पढ़ाई करिए। वेगनर ने क्या बताया, ये जो घटना घटित हुई बिग बैंग की वो लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले की घटना है। ये जो घटना घटी ये लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले की बात है। ये 13.8 बिलियन ईयर्स अगो की बात। जो सूर्य का निर्माण हुआ वो लगभग 5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 5 अरब वर्ष जो पहले है वो सूर्य का निर्माण हुआ, और जो हमारी पृथ्वी है वो 4.5 अरब पहले उसका निर्माण हुआ। अब बात करते हैं वेगनर ने क्या बताया। वेगनर की बात करते हैं। वेगनर ने बताया कि ये संपूर्ण जो पृथ्वी है या फिर संपूर्ण जो हमारा अपना यूनिवर्स है जिसमें हम निवास करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, ये संपूर्ण पृथ्वी वर्तमान में जैसे दिख रही है वैसी नहीं थी।
पहले क्या था कि पहले प्रारंभ में क्या था कि जो संपूर्ण भूभाग है वो एक जगह अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। वेगनर ने बताया कि जो संपूर्ण विश्व वर्तमान में दिख रहा है ऐसा नहीं था, सारा जो भूभाग था वो अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था और जो सारी जलराशि थी वो एक जगह इकट्ठी थी। जो ये विशाल भूखंड था इसका पैंजिया नाम था। जो विशाल भूखंड था वो पैंजिया, और जो विशाल जलराशि थी उसको पैंथालासा नाम दिया, उसको पैंथालासा नाम दिया। जो विशाल भूखंड था उसको पैंजिया और जो विशाल जलराशि थी उसको पैंथालासा नाम दिया। अचानक पैंजिया में क्या हुआ कि विखंडन हुआ। वेगनर ने बताया कि जो संपूर्ण विश्व है जो वर्तमान में ऐसा दिख रहा है टूटा फूटा वैसा नहीं था। संपूर्ण जो एक भूभाग था जो अंटार्कटिका महाद्वीप से एक जगह जुड़ा हुआ था और एक जो संपूर्ण जलराशि थी वो एक जगह थी। पैंजिया में क्या हुआ कि अचानक विखंडन हुआ और पैंजिया दो भागों में टूट गया। उन्होंने बताया कि पैंजिया में विखंडन हुआ और पैंजिया दो भागों में टूट गया। जो ऊपर का ये पैंजिया हो गया इसे दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तर में जो है उसको अंगारा लैंड, इसको अंगारा लैंड, और दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड, और दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया। ऊपर भाग को या उत्तरी भाग को अगर ये पैंजिया दो भागों में विखंडित हो गया तो उत्तर वाले भाग को अंगारा लैंड और दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया। ये जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अपना जो भारत है, अपना प्यारा भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वेगनर ने बताया कि जो पैंजिया में विखंडन हुआ तो जो ये प्लेटें हैं वो उत्तर पूर्व की ओर, जो ये प्लेटें हैं ये उत्तर पूर्व की ओर गति कर रही हैं। प्लेटें जो हैं वो उत्तर पूर्व की ओर गति कर रही हैं। लेकिन वेगनर कुछ चीज़ें हैं जो बताने में असफल रहे और वेगनर ने अपनी व्याख्या के दौरान ये सारी बातें नहीं की जिसकी व्याख्या आगे प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत करता है। जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है इसके बारे में चर्चा हम अपने अगली क्लास में करेंगे। वेगनर ये बताने में असफल रहे कि ऐसे कौन से कारण थे कि पैंजिया में विखंडन हो गया। पैंजिया के विखंडन से संबंधित क्या कारण रहे या किस आकर्षण शक्तियों के कारण या ऐसी कौन सी स्थितियाँ बनी कि पैंजिया में विखंडन हो गया, वेगनर ये बताने में असमर्थ रहे। तो हम अपनी क्लास आज यही खत्म कर सकते नहीं, अगर अभी टाइम हो तो हम स्फीति सिद्धांत पे बात करते हैं। आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आज हम बात कर लेते हैं स्फीति सिद्धांत पे। स्फीति सिद्धांत स्फीति सिद्धांत जो है वो एक काफ़ी जानने लायक सिद्धांत है लोगों के लिए। स्फीति सिद्धांत, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है शायद। स्फीति सिद्धांत में क्या था कि अमेरिकी वैज्ञानिक एलन गुथ ने बताया। स्फीति सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिकी वैज्ञानिक एलन गुथ ने बताया कि संपूर्ण विश्व या संपूर्ण ब्रह्मांड के जो अदृश्य पदार्थ और दृश्य घनत्व है वो जो उसके वास्तविक द्रव्यमान और घनत्व से कहीं कम है। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि जो ब्रह्मांड का दृश्य द्रव्यमान और घनत्व है वो उसके अदृश्य द्रव्यमान और घनत्व से कहीं कम है, अर्थात जो दिख नहीं रहा है वो ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, जिनका द्रव्यमान और घनत्व कहीं ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि ऐसे रीजन्स रहे होंगे कि जो कुछ जो हमारे यहाँ है, पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, वो सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ ब्रह्मांड में पदार्थ हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो इनविजिबल फॉर्म में हैं। उन्हीं के संकेंद्रण से ही पृथ्वी या अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसे उन्होंने डार्क मैटर कहा। उन्होंने कहा कि वो डार्क मैटर्स हैं और वो डार्क एनर्जीज हैं। तो उन्होंने बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो वास्तविक द्रव्यमान और घनत्व है वो जो उसके दृश्य घनत्व और द्रव्यमान से कम है। और उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ें पृथ्वी के निर्माण या फिर जो भी ग्रह, उपग्रह या भौगोलिक पिंडों की रचना हुई वो उन्हीं अदृश्य पिंडों के या पदार्थों के या कणों की सहायता से हुई। तो इसमें जानने लायक इतना ही था। एलन गुथ महोदय ने बताया, इसको बताया अमेरिकी वैज्ञानिक एलन गुथ ने।
हम आगे अपनी अगली कक्षा में कुछ और चर्चा करेंगे, इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और नोट करिएगा जैसा जैसे मैंने लिखा है। तो आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।